सियासत में दोस्ती भी मौसम की तरह बदलती है। कल जो साथ था वही आज मुकाबिल है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसे नेता की कहानी बताने जा रही हूं जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार थे, लेकिन आज उन्हीं की सत्ता खत्म करके बंगाल के अधिकारी बन चुके हैं। एक ऐसे नेता जिसने वामपंथ के खिलाफ मोर्चा खोला, टीएमसी को गांव-गांव तक पहुंचाया, फिर उसी टीएमसी से बगावत कर बीजेपी का बिग फेस बने और आखिरकार बंगाल की सत्ता पर विराजमान हो गए। समझ तो गए ही होंगे। मैं बात कर रही हूं शुभेंदु अधिकारी की, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण हुआ। उनके साथ भगवा रंग के कुर्ते में शुभेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य भी रथ पर सवार थे। पीएम मोदी ने मंच पर जाकर बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनके पैर भी छुए। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद पीएम मोदी ने शुभेंदु की पीठ थपथपाई और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। एक और खास तस्वीर तब सामने आई जब शपथ ग्रहण के बाद जब शुभेंदु अधिकारी सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा उतारकर उन्हें पहनाया। वही सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टूडू और निशीथ प्रमाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम भी किया। दोस्तों, ये महज बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण में शामिल हुए। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम समझेंगे ममता बनर्जी ने जिस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे बड़ा राजनीतिक चैलेंजर कैसे बन गया। शुभेंदु अधिकारी का छात्र राजनीति से लेकर बंगाल सीएम तक का सफर कैसा रहा। शुभेंदु की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ा सवाल, बतौर सीएम शुभेंदु के आगे अब क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस और बाद में टीएमसी के बड़े नेता रहे, यानी शुभेंदु शुरू से ही राजनीतिक माहौल में रहे हैं। वो उसी माहौल में पले बड़े जहां चुनाव, संगठन और सत्ता रोजमर्रा की बातें थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो शुभेंदु बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 1995 में छात्र राजनीति और यूथ कांग्रेस के जरिए एंट्री ली। फिर 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई तो शुभेंदु भी उनके साथ चले गए। 2000 के दशक में बंगाल की राजनीति पर लेफ्ट का दबदबा था। 34 साल की वाम सरकार अजय मानी जाती थी, लेकिन इसी दौर में शुभेंदु अधिकारी उभर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ग्राउंड कनेक्शन। मेदिनीपुर, नंदीग्राम, कांथी, इन इलाकों में शुभेंदु का जबरदस्त नेटवर्क था। वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करने वाले नेता थे। 2006 में पहली बार विधायक बने, फिर 2009 में लोकसभा पहुंचे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में असली टर्निंग पॉइंट नंदीग्राम आंदोलन के दौरान आया। ये बात है 2007 की, जब लेफ्ट सरकार नंदीग्राम में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी। मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। उनकी सरकार बंगाल को औद्योगिक राज्य बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए बड़े उद्योग और विदेश निवेश लाने की योजना बनाई गई। इसी दौरान इंडोनेशिया के सलायम ग्रुप के साथ एक केमिकल हब बनाने की योजना बनी। लोकेशन चुनी गई पूर्व मेदिनीपुर का नंदीग्राम इलाका। समस्या यहीं से शुरू हुई। सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए थी। गांवों में खबर फैल गई कि किसानों की जमीन ली जाएगी। नंदीग्राम के ज्यादातर लोग किसान थे। उनके लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, जिंदगी थी। और यहीं से विरोध शुरू हुआ।
उस समय ममता बनर्जी लगातार आंदोलन कर रही थी। उन्होंने नंदीग्राम को किसानों की लड़ाई बनाकर पेश किया, राज्य भर में रैलियां की। नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को वो इमोशनल मुद्दा दिया जिससे वो सीधे ग्रामीण बंगाल से जुड़ गई और यहीं से शुभेंदु अधिकारी एक बड़े जननेता बनकर उभरे। गांवों में विरोध शुरू हुआ और उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने आंदोलन को सिर्फ लोकल मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जनता बनाम सत्ता का नैरेटिव बना दिया। नंदीग्राम आंदोलन ने लेफ्ट सरकार की छवि तोड़ी और यहीं से ममता बनर्जी को वो जन समर्थन मिला जिसने 2011 में 34 साल पुरानी वाम सत्ता का किला ढहा दिया। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं अगर नंदीग्राम नहीं होता तो शायद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती, और अगर नंदीग्राम आंदोलन का कोई फील्ड कमांडर था तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। 2011 में टीएमसी सत्ता में आई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और शुभेंदु अधिकारी सरकार और संगठन दोनों में पावरफुल होते गए। उनके पास कई अहम मंत्रालय रहे, ट्रांसपोर्ट, सिंचाई, पर्यावरण, लेकिन असली ताकत मिनिस्ट्री नहीं थी बल्कि उनकी राजनीतिक पकड़ थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सियासत में रिश्ते नहीं समीकरण चलते हैं और समीकरण बदलते देर नहीं लगती। 2018 के बाद टीएमसी में बदलाव शुरू हुआ। अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने लगा, पार्टी में न्यू वर्सेस ओल्ड की लड़ाई की चर्चा होने लगी। शुभेंदु अधिकारी खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे, रैलियों में दूरी दिखने लगी, बैठकों में तल्खी बढ़ने लगी। और फिर आया साल 2020। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ा, टीएमसी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली और यहीं से बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी फाइट शुरू हुई। 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि दीदी अपने पुराने साथी को उन्हीं के गढ़ में हराना चाहती थी। लेकिन हुआ उल्टा, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में हरा दिया। यही वो चुनाव था जिसने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी। बीजेपी भले सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट देखिए, जिस नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया, उसी नंदीग्राम ने आगे चलकर शुभेंदु अधिकारी को उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल बना दिया। यानी जिस जमीन ने दोनों को साथ खड़ा किया था, वही जमीन बाद में दोनों की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का मैदान बन गई। बीजेपी ने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए जो मॉडल अपनाया था, वैसा ही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ किया। यानी विपक्ष के सबसे ताकतवर क्षेत्रीय नेता को अपने साथ लाओ और उसी के जरिए सत्ता हासिल करो। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को समझने वाला चेहरा थे। 2026 चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुने गए। सबसे बड़ी बात थी, शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया। यानी पहले नंदीग्राम फिर भवानीपुर, एक तरह से बंगाल की राजनीति में दीदी युग के अंत और शुभेंदु युग की शुरुआत का संदेश मिल चुका है। अब समझते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की असली ताकतें क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत संगठन है। उनका बूथ नेटवर्क बेहद मजबूत माना जाता है। वो नरम नेता नहीं है, उनकी राजनीति सीधी टक्कर वाली है। शुभेंदु ने बीजेपी की राष्ट्रीय लाइन को बंगाल की स्थानीय राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। शहरी बंगाल में बीजेपी का विस्तार सीमित था, लेकिन शुभेंदु ने ग्रामीण इलाकों में पार्टी का विस्तार किया। लेकिन एक और बात, शुभेंदु अधिकारी से जुड़े विवाद भी कम नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जो जितना बड़ा होता है उसके पीछे उतने बड़े साए चलते हैं। शुभेंदु अधिकारी पर कई गंभीर आरोप भी लगे। सबसे पहला है नारदा स्टिंग विवाद। साल 2014 में एक पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने खुद को एक फर्जी कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उन्होंने दावा किया कि वो बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए राजनीतिक मदद चाहते हैं। छिपे हुए कैमरों के जरिए कई नेताओं से मुलाकात रिकॉर्ड की गई। इन वीडियोस में कई नेताओं को पैसे लेते हुए दिखाया गया। ये स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज के पोर्टल से जुड़ा था, इसलिए इसे नारदा स्टिंग कहा गया। मार्च 2016 में, यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का एक वीडियो सार्वजनिक होते ही बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। स्टिंग में टीएमसी के कई बड़े नेता दिखे, कुछ सांसद, मंत्री और संगठन के बड़े चेहरे भी शामिल बताए गए। उनमें शुभेंदु अधिकारी का नाम भी चर्चा में आया।
उस समय वो टीएमसी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। इसके अलावा शुभेंदु पर राजनीतिक हिंसा के आरोप, पार्टी बदलने पर अवसरवाद के आरोप, कट्टर ध्रुवीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष उन्हें पाला बदलू नेता कहता है, जबकि समर्थक कहते हैं उन्होंने बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर दिखाया। अब वीडियो में बात करते हैं शुभेंदु के आगे सीएम बनने के बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, तख्त मिलते ही कहानी खत्म नहीं होती, असल इम्तिहान तो हुकूमत के बाद शुरू होता है। शुभेंदु के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान था, लेकिन सत्ता चलाना असली परीक्षा है। चुनौती नंबर 1 है राजनीतिक हिंसा रोकना। बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा के आरोपों से घिरा रहा है। हाल के दिनों में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की खबरें भी आई। अगर शुभेंदु कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए तो उनकी सबसे बड़ी आलोचना यही होगी। चुनौती नंबर 2 है बाहरी बनाम बंगाली नैरेटिव। टीएमसी लंबे समय से बीजेपी पर बाहरी पार्टी होने का आरोप लगाती रही है। शुभेंदु को साबित करना होगा कि बीजेपी बंगाल की अपनी राजनीतिक ताकत भी बन सकती है। चुनौती नंबर 3 है प्रशासनिक अनुभव। आंदोलन और विपक्ष की राजनीति एक अलग चीज है, सरकार चलाना एकदम अलग है। अब हर फैसला शुभेंदु की परीक्षा बनेगा। चुनौती नंबर 4 है ममता फैक्टर खत्म नहीं हुआ। ममता बनर्जी की राजनीति खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। दीदी का वोट बेस अब भी मजबूत है। शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी है। एक ऐसा नेता जिसने ममता बनर्जी के साथ मिलकर लेफ्ट को हराया, फिर ममता को चुनौती दी और आखिरकार खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री कैसे बने, सवाल ये है कि क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को वैसा बदल पाएंगे जैसा उन्होंने वादा किया है। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी को ये बात समझनी होगी कि ताज मिलते ही तालियां जरूर बजती हैं, मगर असली इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक अच्छी लगी हो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझ आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमसे जाने अनजाने में अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो को दूर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।